हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो कौन से क्वेश्चंस है, अभी सभी का डिग्री का एग्ज़ाम आने वाला है। तो बीसीए के स्टूडेंट्स का एनएसएम सब्जेक्ट में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो वो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, गिव एन एग्जाम्पल। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का डेफिनेशन है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन सच एज एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दीज इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व ओनली बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे देखो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का मतलब ही होता है जिस फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई रेस टू के पावर के फंक्शंस, लॉगरिथमिक मतलब लॉग के फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन 6 है जो साइन, कॉस, टैन, ओके, ये सारे फंक्शंस, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। अगर किसी भी इक्वेशन में ये सारे फंक्शंस आते हैं तो उस इक्वेशन को बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ई रेस टू एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यहाँ पे आया है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ये रहा डेफिनेशन और एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको फाइंड करने के लिए फर्स्ट आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है रो और कॉलम्स जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स एंड स्केलर लैम्डा सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो ये जो एक्स वेक्टर है वो क्या है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है। तो अगर और इस लैम्डा जो है वो स्केलर है, एक कांस्टेंट है। अगर ये दोनों एक कंडीशन जो है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम लैम्डा को बोलेंगे आइगन वैल्यू और एक्स को बोलेंगे आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे लिखा है, देन वाई इज कॉल्ड एज अ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड एक्स इज कॉल्ड एज अ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अगर ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है एक्स, तो इस एक्स को बोला जाएगा आइगन वेक्टर और लैम्डा को बोला जाएगा आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए और लैम्डा क्या है आपका स्केलर कांस्टेंट है। तो ये 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, तो इतना आपको लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड रूट ऑफ अ इक्वेशन यूजिंग सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखो, द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन बाय सेकेंड मेथड इज xn+1। इटरेशन का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो xn+ मतलब नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करने के लिए xn, अगला इटरेशन पिछला वाला जो होगा वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला रहा उसका। तो यहाँ पे एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन क्या है, 2 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस है। एफ ऑफ एक्स इज अ गिवन इक्वेशन, एक्स एन प्लस 1 इज अ नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको ये वैल्यूज़ डालनी है। तो एक्स एन माइनस 1 एंड एक्स एन इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है और एक्स एन प्लस 1 ये क्या है, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है रूट का। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सेकेंड मेथड में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन गॉस-सीडल मेथड इज एप्लीकेबल। सो आंसर इज गॉस-सीडल मेथड इज एप्लीकेबल to a system of linear equation when coefficient matrix is diagonally dominant। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट होना ज़रूरी है। तो डायगोनली डोमिनेंट मतलब मॉड ए आई आई इज़ ग्रेटर दैन ए आई आई, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सम ऑफ ए आई जे वेयर जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। तो बाकी के एलिमेंट्स की सम के
ग्रेटर हो। तो यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 0 1 4 2 1 1 3, अगर ये मैट्रिक्स, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे देखो ये 3 जो है, इन दोनों की सम कितनी है, 2 + 0 2, तो उससे ग्रेटर है ये एलिमेंट, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 + 0। यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 4, और इन दोनों की सम क्या है, इट इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 1 + 2 3। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है 3 और इन दोनों की सम क्या है, 1 + 1 2। सो अगेन दिस इज़ ग्रेटर दैन 2, सो इट इज़ अ डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। तो वहीं यहाँ पे बोला है, तो अगर आपका मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है तो उस मैट्रिक्स के लिए आपका गॉस सीडल मेथड जो है वो एप्लीकेबल है। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे बोला जाता है? एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो अगर 0 है तो उसे बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है ए इज़ अ मैट्रिक्स A11 A12 A13, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे के जो एलिमेंट्स, मतलब ये 0 0 0 है। तो अगर आपका मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में है तो उसे बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको पता होना चाहिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या होता है, उसकी भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो होता है डायगोनल एलिमेंट्स उसके 1 1 1 होते हैं और डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो होते हैं 0 0। तो यहाँ पे A21 A31 A32, ये फॉर्मेट रहता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसे बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके एलिमेंट्स जो है वो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है तो इसे बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी इसके साथ आनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ बिजनेस। स्टैटिस्टिक का बिजनेस में क्या एप्लीकेशन है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको 4 एप्लीकेशंस लिखने ज़रूरी है। उससे ज़्यादा भी अगर आपने लिखे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम मत लिखो। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, आंसर है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इन बिजनेस इंक्लूड मार्केट रिसर्च। मार्केट का रिसर्च करने के लिए हमें यूज़फुल होता है स्टैटिस्टिक का यूज़ करके हम मार्केट का प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि मार्केट में आपके अभी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, क्या सेल है प्रोडक्ट की, ये आप बता सकते हैं। तो मार्केट का रिसर्च हम कर सकते हैं। सेल फोरकास्टिंग, सेल्स की फोरकास्टिंग मतलब हम पहले से बता सकते हैं कि सेल कितनी हो सकती है कि आपके प्रोडक्ट की, ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी हम मेंटेन रख सकते हैं, डिफेक्टिव जो है वो कम कर सकते हैं स्टैटिस्टिक का यूज़ करके। डिसीजन मेकिंग, हाँ आपको डिसीजन लेने के लिए भी स्टैटिस्टिक जो है वो यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे आप कंफर्म डिसीजन ले सकते हैं और अनसर्टनिटी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग, आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी आप पहले से प्लानिंग करके रख सकते हो। आप स्टैटिस्टिक का यूज़ करके, स्टैटिस्टिक आपको बिजनेस का स्टैटिस्टिक जो है वो बता सकता है कि आपकी प्रोडक्शन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या आता है, आप बजटिंग कर सकते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या है, ये हेल्प करता है आपको ऑप्टिमल स्टॉक लेवल जो है वो, ऑप्टिमल स्टॉक का जो लेवल है वो बताने के लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, आपका जो स्टॉक है वो कितना होना चाहिए, कैसे आपको उसे कंट्रोल करना है, ये आपको बताता है। नेक्स्ट रीऑर्डर पॉइंट्स बताते हैं। रीऑर्डर मतलब आपके जो ऑर्डर्स है,
आप जो रीऑर्डर करने वाले हैं आपके प्रोडक्ट की, वो आपको बता सकता है। और आपका जो स्टोरेज है, प्रोडक्ट का स्टोरेज करने का जो कॉस्ट लगने वाला है, दैट मीन्स कैरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करता है, तो उसे बोला जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का मतलब है आपके जो एम्प्लॉय उनका परफॉर्मेंस का एनालिसिस आप कर सकते हो, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का एनालिसिस आप कर सकते हो, और रिस्क का मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। तो ये सभी पॉइंट्स आते हैं एप्लीकेशंस में। तो फिर से आप एक बार देखें, मार्केट रिसर्च, सेल्फ फोरकास्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एनालिसिस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सभी पॉइंट्स आते हैं आपके एप्लीकेशंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तो रूल्स क्या है डायग्राम्स और ग्राफ्स को निकालने के? तो जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। आपके जो डायग्राम या ग्राफ है उसका एक टाइटल होना चाहिए जो कि पूरा जो ग्राफ या डायग्राम है उसे एक वर्ड में बता सके। लेबल स्केल होने चाहिए, जो भी स्केल आपने लिया है उसे लेबल करना चाहिए आपको कि कौन सा यूनिट में आपने मीटर, सेंटीमीटर या जो भी है उसे आपको स्केल को लेबल करना चाहिए। मेंटेनिंग प्रोपोर्शनल डायमेंशन, डायमेंशन जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी है उस पर आपका जो डायमेंशन है वो सेम रहना चाहिए। लिस्टिंग डाटा सोर्सेस, डाटा के जो सोर्स है उसे लिस्ट करना चाहिए आपको। एंड कीपिंग लेआउट क्लीन टू अवॉइड कन्फ्यूजन, आपका जो पूरा डायग्राम है वो क्लियरली, आपको कोई भी ओवर राइटिंग या कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको अच्छे से वो क्लीनली डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए। तो ये आपके रूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 पार्ट्स ऑफ अ टेबल। टेबल की कोई भी 4 पार्ट्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखो टाइटल, ये जो कि मेन आपका पार्ट है टेबल का वो है टाइटल। आपका टेबल किस बारे में है उसको बताने के लिए आपको हेडिंग प्लेस में लिखना है टाइटल। स्टब, स्टब मतलब क्या है? आपके जो रोज़ है, रोज़ को जो हेडिंग देने वाले हैं आप, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होने वाला है आपका, उसे बोला जाता है स्टब। नेक्स्ट है कैप्शन। कैप्शन का मतलब है द हेडिंग्स प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कॉलम। कॉलम का जो हेडिंग है उसे बोला जाता है कैप्शन, और रो का जो हेडिंग्स होते हैं उसे बोला जाता है स्टब। बॉडी, जो मेन पार्ट जो होता है टेबल का उसे बोला जाएगा बॉडी, जिसमें आपने नंबर्स या जो भी आपका डाटा है वो लिखा होगा। तो ये 4 पार्ट्स आपके हैं टेबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो डेफिनेशन है द कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएशन इज statistical measure that shows the relative dispersion of a data points in a data series around the mean। तो आपके जो डाटा है उसका डिस्पर्शन किस तरह से हुआ है वो बताता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब डिस्पर्शन में वेरिएशन आपका जो हुआ है डाटा का वो बताता है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन के साथ लिया हुआ परसेंटेज, उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये जो साइन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का है, ये मीन का है, उसका परसेंटेज अगर आप निकालते हो तो उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टैंडर्ड, इस साइन को बोला जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा। म्यू इज़ अ मीन ऑफ अ डाटा, उसका परसेंटेज मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन डिफाइन ओजीव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजीव जो है किसे बोला जाता है? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव इज अ ग्राफ शोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस एंड अपर और लोअर क्लास लिमिट ऑन एक्स एक्सिस। तो ग्राफ पर एक्स और वाई एक्सिस पर आपको जो क्वांटिटीज़ लेनी है वो क्या है? वाई एक्सिस पर आपको लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पर आपको लेनी है अपर या लोअर क्लास लिमिट्स। तो उसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कर्व के 2 टाइप्स होते हैं, मोर देन ओजीव एंड लेस देन ओजीव होता है। तो मोर देन ओजीव के लिए हम एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं? लोअर लिमिट्स लेते हैं,
और लेस देन OGU के लिए हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं अपर लिमिट्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है वाई एक्सिस पर। तो ये डेफिनेशन है, ये 2 मार्क्स का डेफिनेशन है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो इन सभी के चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो भी मेरे चैनल पर डाले हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन प्रोबेबिलिटी विथ एग्जाम्पल। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिकली मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। तो इवेंट्स जो ऑकर होते हैं उसका मेजर्स उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है द टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। फेयर मतलब अनबायस्ड, जो बायस्ड नहीं है उसे बोला जाता है अनबायस्ड। और फेयर कॉइन का जो हम टॉस करते हैं उस वो इवेंट यहाँ पे लिया है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इवेंट के आउटकम्स के लिए हम यूज़ करते हैं n ऑफ a, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं हमारे सैम्पल स्पेस से, तो उसे बोला जाता है n ऑफ s। प्रोबेबिलिटी जो है वो p ऑफ a मतलब इवेंट जो भी है उसका, वो हम इसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं p ऑफ a, ये है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो अभी p ऑफ a मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, n ऑफ s दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑकरिंग इन अ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में अगर जो भी आपके आउटकम्स आते हैं उसका नंबर जो है वो n ऑफ s से हम डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और ये हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो, टॉसिंग ऑफ एन फेयर कॉइन, कॉइन एक अगर कॉइन आप टॉस कर रहे हो, टॉसिंग ऑफ एन फेयर कॉइन, कोई भी एक कॉइन आप टॉस कर रहे हो तो उसके सैम्पल पॉइंट्स मतलब S जो है सैम्पल स्पेस, उसमें पॉइंट्स कौन से आने वाले, TH एक कॉइन के, ओके, टेल एंड हेड। तो n ऑफ s यहाँ पे क्या होने वाला है 2, कितने पॉइंट्स है यहाँ पे 2। अगर आपका इवेंट हमने सपोज किया टू गेटिंग हेड ऑन अ टॉप ऑफ अ कॉइन, कॉइन के टॉप पर हमें क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। ये हमारा अगर इवेंट है तो यहाँ पे इस इवेंट्स के पॉइंट्स क्या आने वाले हैं, h, एक ही पॉइंट आने वाला है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही, तो h। तो n ऑफ a क्या आने वाला है यहाँ पे 1, ओके। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको इसकी कैलकुलेट करनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ये हमारा फॉर्मूला है। n ऑफ a 1 और n ऑफ s है 2, सो दैट मीन्स 0.5, ओके, अदरवाइज 50%। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हुई इस इवेंट की, समझ में आया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा होता है सैम्पल स्पेस, ये हमारा होता है इवेंट, सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स, इवेंट्स के पॉइंट्स और प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ फॉर्मूला फॉर रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो रेगुलर फॉल्सी का मेथड है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होते हैं, इनके जो साइंस है वो अपोजिट होने चाहिए। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मस्ट हैव अ अपोजिट साइन। द वैल्यू x रिप्लेसेस द बाउंड्री पॉइंट दैट शेयर्स अ साइन विथ एफ ऑफ एक्स टू नैरो द इंटरवल इज सब्सिक्वेंट इटरेशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है, तो ये जो पॉइंट है उसे हम रिप्लेस, जो नेक्स्ट इटरेशन है उससे हम रिप्लेस कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स मतलब आपका जो गिवन इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स का जो भी साइन है, अगर एफ ऑफ एक्स का माइनस साइन है तो इसमें से जिसका भी माइनस साइन है उसे हम एफ सी से रिप्लेस करेंगे। अगर इसका माइनस साइन है और b का माइनस साइन है तो b को रिप्लेस करेगा ये पॉइंट। अगर a का माइनस साइन है तो
ए को रिप्लेस करेगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो जिसका एफ ऑफ एक्स पर डिपेंड होता है कि इसका साइन जिस पर भी है वो रिप्लेस करता है सेम साइन वाले फंक्शन को, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया। तो रेगुलर फॉल्सी का डिटेल वीडियो भी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने इसके क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं 5 या 8 मार्क्स के लिए। तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे ये जो है वो एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के लिए है। यहाँ पे आपको सिर्फ आप फॉर्मूला लिखना है और ए और बी को निगेटिव साइन चाहिए, अपोजिट साइंस चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस। रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या है? तो रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस जो आप जनरली आप कैसे याद रख सकते हो, रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस का मतलब है जिस मेथड में इटरेशंस जो है वो कम लगते हैं तो उसे बोला जाता है, उस मेथड का जो रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, द रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस टेल्स अस हाउ फास्ट अ सीक्वेंस और इटरेटिव मेथड अप्रोचेस इट्स एग्जैक्ट वैल्यू और रूट को या एग्जैक्ट वैल्यू जो भी है आंसर है उसे हम जितने फास्ट से हम कवर कर सकते हैं, मतलब कम इटरेशन आप अप्लाई कर सकते हो, उसे बोला जाता है रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो जिस भी मेथड हमारे अभी 5 to 6 मेथड्स है, उस मेथड में से जिस मेथड में आपको कम इटरेशन लगेंगे सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसे बोला जाएगा उस मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा है। तो ये डेफिनेशन हुआ रेट ऑफ कन्वर्जेंस का। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ फॉर्मूला फॉर सेकेंड मेथड। तो अब तक देखो यहाँ पे ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो फॉर्मूला फॉर सेकेंड मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, तो हर एक मेथड का आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि उस पर कंफर्म क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स के लिए कि किसी भी मेथड का आपका फॉर्मूला जो है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, द फॉर्मूला यूज्ड इन अ सेकेंड मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन जो है वो ये आपका रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn, एफ ऑफ xn माइनस xn माइनस 1, एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है, आपको फॉर्मूला तो याद रहेगा, लेकिन ये जो फंक्शंस है, ओके, ये जो वैल्यूज़ क्वांटिटी आपने जो यूज़ की है यहाँ पे, उसका हर एक का आपको मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। तो कोई भी फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे आपको उसे नोट डाउन करना होगा कि कौन सा नोटेशन क्या बता रहा है। तो ये आपके जो लाइन्स है वो सिर्फ सेकेंड मेथड का फॉर्मूला, मतलब सिर्फ ये जो फॉर्मूला है वो लिखने से काफ़ी नहीं है, आपको अच्छे से प्रॉपरली लिखना है आंसर। तो यहाँ पे देखो xn और xn माइनस 1 क्या है, 2 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस है, ये अप्रोक्सीमेशंस है। xn प्लस मतलब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है जो हम कैलकुलेट इटरेशन में करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा गिवन इक्वेशन है। तो ये सभी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो आपको डिफरेंस टेबल जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो अभी कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे x और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज यहाँ पे दी गई, आपको ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, x एफ ऑफ एक्स, डेल इसे बोला जाता है, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई। ओके, क्यों यहाँ पे ये जो है वो आपको आगे समझ में आएगा। तो पहले हम x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है वो सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, देखो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 माइनस 1, ओके, 2 माइनस 1 1, इन दोनों के बीच में आपको लिखना है, ना कि इसके साथ ना कि इसके साथ, इन दोनों के बीच में आपको लिखना है 2 माइनस 1। ओके, पहले ये लेना है और बाद में ये लेना, 2 माइनस 1। नेक्स्ट 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2, ये बीच में लिख रहे हैं। 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 7 4, ओके, 11 माइनस 7 ऐसे आपको लेना। 16 माइनस 11 5,
22 माइनस 16 6, 29 माइनस 22, आपको ऐसे नीचे से ऊपर लेना है। तो 29 माइनस 22 कितना आता है, देखो 7। तो ये यहाँ पे, तो ये जो नंबर्स है आपके वो इन दोनों नंबर्स के बीच में होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ है। जब तक हमारा आंसर 0 या कांस्टेंट नंबर्स आपको नहीं मिलते तब तक आपको ये सॉल्व करते जाना है। तो अगेन आपको ये करना है 2 माइनस 1, इन दोनों के बीच में अभी आएगा 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1। ओके, तो यहाँ पे हर एक क्या वैल्यू आपको मिली है, कांस्टेंट नंबर्स मिले हैं। तो अब यहाँ पे आपको रुक जाना है। अगर आपको यहाँ पे अलग अलग आंसर्स मिलते तो फिर से आपको डेल्टा क्यूब वाई जो है वो फाइंड करना है। तो इस तरह से आपका फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल जो है वो तैयार होता है। तो बैकवर्ड डिफरेंस में भी सेम आपको कैलकुलेशंस करनी है, सिर्फ ये जो साइन है वो आपका चेंज होता है। वो आपको बैकवर्ड डिफरेंस में डेल्टा जो है वो आपका इस तरह से होता है कि यहाँ पे उल्टा लिखा जाता है। अगर सेकेंड आपका अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो डेल्टा स्क्वायर आएगा आपका ऐसे। ओके, तो थर्ड है तो हम डेल्टा क्यूब करेंगे। ओके, यहाँ पे भी आप अगर थर्ड कैलकुलेट करना है तो ऊपर की तरफ 3 लिख के आप कैलकुलेट कर सकते। तो ये हमारा डिफरेंस टेबल जो है वो कैलकुलेट हुआ है। आपको ये एरोज मार्क्स नहीं निकालने हैं, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ है वो इनके बीच में लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो एक एक कॉलम छोड़ के लिखते हैं तो अच्छे से आपका ये बीच में आता है। ओके, जो आप प्रैक्टिस घर में एक बार करके देख लो कि कैसे आपको अच्छे से जो टेबल है वो अच्छे से रिप्रेजेंट होता है, तभी आप उस तरह से एग्ज़ाम में भी लिखो। ठीक है, सिर्फ आपका कंडीशन ये जो नंबर्स है वो बीच में आने चाहिए। ओके, इजी है डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करना नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, 2 माइनस 1, 4 माइनस 2, 7 माइनस 4, 11 माइनस 7, 16 माइनस 11, 22 माइनस 16, 29 माइनस 22। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है जब तक आपको 0 या कांस्टेंट नंबर जो है वो नहीं मिलती। यहाँ पे अब को कैलकुलेट करने के बाद 0 0 ही आने वाला है, तो यहाँ तक आपको रुक जाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिफरेंस टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गॉस-जैकोबी मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो गॉस-जैकोबी मेथड है वो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कैसे हम यूज़ करते हैं मेथड, वो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमें पता है कि गॉस-जैकोबी मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दिया जाता है उसे हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और एक एक जो वैल्यूज़ है उसकी पिछला अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके नेक्स्ट हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, द गॉस-जैकोबी मेथड इज़ एन इटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम जो है, सिस्टम मतलब 2 या 3 से ज़्यादा इक्वेशंस जो होते हैं उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो वो सिस्टम हम सॉल्व करने के लिए जैकोबी मेथड यूज़ करते हैं। In this method, each equation is solved for one variable and approximate values are obtained repeatedly using previous value. तो ये इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दिया है वो हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं वन वेरिएबल के लिए और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो ऑब्टेन करते हैं। और ये वैल्यूज के यूज़ करते हैं हम ये जो फाइंड करने के लिए हम प्रीवियस वैल्यू जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सिस्टम हमारा अगर ये है, ओके, सिस्टम इक्वेशंस अगर हमारा ये है तो इसका हम इटरेशन कैसे निकालते हैं, xi1 मतलब x1 के लिए हम अगर निकाल रहे हैं तो ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 1/aii bi माइनस समेशन aij xj रेज़ टू k। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इटरेशंस फाइंड करने के लिए। तो गॉस-जैकोबी मेथड के आप प्रॉब्लम्स देख लो, वहाँ पे हमने सॉल्व किया है, हर एक इक्वेशन रिकन्स्ट्रक्ट करके हमने इटरेशंस
फाइंड किए। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इक्वेशन को रिकन्स्ट्रक्ट करके हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो बनाते हैं। ओके, तो आपको इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इसका आपको हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन समेशन 1/xi। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारा। n का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं आपको। नेक्स्ट आपको समेशन xi फाइंड करना है। तो समेशन 1/xi इज इक्वल टू, ये xi मतलब ये x1 x2 x3 x4 x5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आता है, यहाँ पे देखो इन सभी का एलसीएम हमारा 300 आता है। ओके, तो 5 × 60 इज़ 300। तो यहाँ पे हम 60 लेंगे प्लस यहाँ पे 30, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12। ओके, डिवाइडेड बाय 300। इन सभी का एलसीएम आपको निकालना है। 5 10 15 20 25 का एलसीएम आपको निकालना है, वो आता है 300। तो ये न्यूमरेटर की सम है 137 डिवाइडेड बाय 300। सो HM इज इक्वल टू n is 5/137 by 300. So 5/137 into 300. ओके, ये उल्टा होगा। सो 300 into 5 is 1500 अपॉन 137। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 10.95। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हार्मोनिक मीन क्या है इस सीरीज़ का, 10.95। समझ में आया, ये फॉर्मूला है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। n अपॉन समेशन 1/xi। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और xi की जो है वो आपको इस तरह से सम निकालनी। तो यहाँ पे देखो एलसीएम अगर आपको पता नहीं है कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो नंबर्स क्या है आपके, 5 10 15 25। 5 10 15 20 25। ओके, तो 5 हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 5। 10 हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 5। 15 हम लिख सकते हैं 1 × 3 × 5। 20 हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 5। ओके, देखो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। नेक्स्ट 25 हम कैसे लिख सकेंगे, 1 × 5 × 5। ओके, तो ये सब उसके एलिमेंट्स हो गए। तो अब यहाँ पे कॉमन जो है वो पहले हम लिखेंगे। कॉमन क्या है, हर एक में 1 है और 5 है। ये एक बार आपको लिखना है। ये 1 कैंसिल हो गया और ये 5 हर एक में है वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, 2 × 2 2 है, वो एक बार हम लिखेंगे। तो ये भी हो गया कैंसिल। नेक्स्ट 3 2 5 3 2 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, 5 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30, 30 × 2 60, 60 × 5 300। ओके, तो 300 हमारा एलसीएम। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 300 आता है।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं LCM। पहले आपको इन सभी के मल्टीप्लिकेशंस लिखने हैं, उसमें से कॉमन जो है वो पहले लिखना है। अगर यहाँ पे किसी में भी कॉमन है तो वो एक ही बार आपको लिखना है, और जो बाकी के हैं वो बचे हुए आगे लिख रहे हैं, और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स LCM ऑफ दिस नंबर्स। तो इस तरह से आपको LCM कैलकुलेट करना। सो 300 हमारा LCM आता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको 300 आने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे 300 किससे आता है? 60 × 5 ना। सो 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ गए। तो ये हुआ हार्मोनिक मीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस है हमारे। सो सीधा क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन देयर मीन इज़ 1.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 1.378। तो आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अभी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डेफिनेशन देखा था, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेफिनेशन देखा था, तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था। वही फॉर्मूला यहाँ पे अभी आपको यूज़ करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, तो सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। ओके, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार मीन्स वहाँ पे म्यू जो है वो मैंने साइन यूज़ किया, x बार या म्यू ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है दैट इज़ 1.378। 1.2 क्या है? मीन है, मीन मतलब x बार की वैल्यू है 1.2, तो वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है आपको। तो CV इज़ इक्वल टू 1.378 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका डिवीजन आप कैलसी पर करके देखो, तो इसका आंसर है हमारा 1.1483 इंटू 100, बाद में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो द आंसर इज़ 114.83। सो परसेंटेज, तो CV जो है वो परसेंटेज में आता है हमारा, तो फाइनल आंसर इज़ 114.83%। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सभी वैल्यूज जो है वो दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों वैल्यूज़ आपको दी है, तो डायरेक्ट पुट करके कैलकुलेट करना है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस चैप्टर में जो फॉर्मूलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इन सभी के फॉर्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो उससे 2 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको पूछी गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट A व्हेन अनदर इवेंट B हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आपके पास 2 इवेंट्स है, उसमें से एक इवेंट पहले से ऑकर करता है, मतलब पहले से वो कंडीशन जो है वो पॉसिबिलिटी है उस इवेंट की, और नेक्स्ट इवेंट ए का आपको उसके ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो ये मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। तो ये फॉर्मूला है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, वेयर P ऑफ B इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। तो यहाँ पे देखो एक हम प्रॉब्लम लेके समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और 15 स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और 10 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों भी खेल खेलते हैं। ओके, बोथ दे आर प्लेइंग बोथ गेम्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, इफ
इट इज नोन दैट स्टूडेंट प्लेज क्रिकेट। ओके, आपको यहाँ पे क्या किया है, क्रिकेट, एक जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट खेलता है, ये आपको पता है। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वही स्टूडेंट फुटबॉल कितना खेलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स also play फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बोला है डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए। ओके, इवेंट ए मतलब यहाँ पे इवेंट ए कौन सा है हमारा, ये वाला। व्हेन अनदर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड कौन सा है, बी वाला, मतलब जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं ये पता है हमें। ओके, ये बी वाला हो गया। क्रिकेट तो वो पहले से खेलते हैं, लेकिन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे जो फुटबॉल भी खेलते हैं वो आपको चेक करना है। तो इसी को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन वहाँ पे एक डाली जाती है कि क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वही उसमें से कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, यहाँ पे देखो, तो ये हो गए हमने सपोज किया सी, इस इवेंट होगा आपका सी इवेंट, ये हुआ इवेंट एफ, और ए इवेंट क्या है, बोथ खेलते हैं, मतलब एफ एंड सी दोनों खेल रहे हैं, तो मतलब ये क्या हुआ, एफ इंटरसेक्शन सी हो गए। ओके, तो आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है, एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सी। तो हम यहाँ पे लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो यहाँ पे देखो एफ इंटरसेक्शन सी के कितने स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है, और सी की कितनी 20 है। तो ये प्रोबेबिलिटी ही दी है, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी ही बताई गई है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 10/20, दैट मीन्स इट इज़ 0.5। सो 50% जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, तो क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट्स आल्सो प्लेज फुटबॉल, दैट इज़ 50%। द क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट दैट आल्सो प्ले द फुटबॉल, दैट आर 50% स्टूडेंट्स। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से फाइंड की जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये डेफिनेशन है उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए व्हेन अनदर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड इज कॉल्ड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये उसका फॉर्मूला है। तो ये सारे हमने 20 जो क्वेश्चंस थे वो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इस आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में वर्ड टू वर्ड आएंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो यहाँ पे डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ली है, तो वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, अदरवाइज़ इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। तो प्रोबेबिलिटी के टाइप्स आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कोई तो आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एग्जांपल दिया है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जा सकता है, वो आपको आना चाहिए। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस जो है वो मैंने सॉल्व किया। आप फिर से एक बार खुद से सॉल्व करो, खुद। यहाँ पे ज़्यादातर डेफिनेशन ही पूछी गई है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको ये डेफिनेशन जो है वो बाहर करो, अच्छे से वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर आपका वर्ड जो है वो इधर उधर हो गया तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता है। तो आप इस क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में NSM का पूरा क्वेश्चन पेपर हम NEP का देखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।